नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा 2025 को लेकर स्पेशल मॉडल टेस्ट पेपर की हम बात करने वाले हैं, जिसमें आपको टॉप 100 MCQ क्वेश्चन मिलेंगे। किस प्रकार मिलेंगे वो मैंने ब्यौरा यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, राजस्थान जीके के 45 क्वेश्चन और इंडिया वर्ल्ड साइंस जो भी पॉलिटी करंट अफेयर्स है, महिलाएं वाला अपराध है, उनके 45 क्वेश्चन यानी 90 क्वेश्चन ये हो गए और कंप्यूटर के 10%। तो इनकी हम बात करेंगे। ठीक है, टोटल 100 प्रश्न होंगे और आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे। और इसी के साथ मैं बात करूं, ये मॉडल टेस्ट पेपर हमने क्यों यूट्यूब पर अपलोड किए हैं, तो आप देखिए, हमारे प्रताप क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां से आप राजस्थान पुलिस के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। वहां पे आपको 15 प्रैक्टिस टेस्ट पेपर मिलेंगे, जहाँ पे आपको करंट अफेयर्स PDF फ्री और टेस्ट फ्री संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित टेस्ट होगा और 150 प्रश्न होंगे प्रत्येक टेस्ट में, यानी 100%। तो ये जो मैं आपको करवा रहा हूँ, इसके अलावा रीजनिंग के और बेसिक मैथ अब की बार लिखा हुआ है सिलेबस के अंदर, तो वो भी हमने डाली है। आप कोई दिक्कत लगे, आपको कोई जानकारी लेनी है, तो 8696158739 नंबर पर संपर्क कर सकते हो। इसी के साथ देखिए, टेस्ट में किस प्रकार शेड्यूल मिलेगा। यहाँ पे आपको शेड्यूल मिल जाएगा। 15 जो टेस्ट है हमारे कितने तारीख तक रहेंगे, जून तक रहेंगे, और 15 टेस्ट है, जिसमें हमने 2 टेस्ट आपके लिए उपलब्ध कर दिए हैं, 150 क्वेश्चन और 1/4 नेगेटिव होगी। मंथली PDF डाल दी है इसमें 3 महीने की, और 2025 के टेस्ट डाल दिए 21, मंथली PDF डाल दिए 2024 की 12 महीनों की, 1 साल की, और 2024 का पूरा इसमें करंट मिलेगा। और जैसे जैसे नवीनतम अपडेट आएगी करंट की, हम इसमें डालते जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि कांस्टेबल के अंदर 20 से 22% जो है करंट अफेयर्स के आएंगे, तो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और आपको टेस्ट में, प्रत्येक टेस्ट में करंट मिलेंगे। सभी टॉपिक्स के, प्रत्येक टॉपिक्स के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जैसे राजस्थान जीके के 45 क्वेश्चन है, तो उसमें राजस्थान इतिहास, कल्चर और पॉलिटी, अर्थव्यवस्था, सारी टॉपिक मिलेंगे। फिर इंडिया वर्ल्ड के जो भी पिछली बार प्रश्न पूछे गए, उसी आधार पर हमने टेस्ट में डाले हैं। तो आप ये टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें। मात्र 100 रुपये में टेस्ट सीरीज, ये कितने रुपए में, मात्र 100 रुपये में आपको ये टेस्ट सीरीज मिलेगी। अच्छे तरीके से तैयारी करें, क्योंकि 2 महीने आपके पास, 2 महीने के बाद कांस्टेबल का एग्जाम है, हो जाएगा। बाकी विस्तृत कह रहे हैं सिलेबस आएगा, तो उसमें राजस्थान जीके ही जोड़ा जाएगा, अन्यथा और कुछ नहीं जोड़ा जाएगा। तो अच्छे तरीके से पढ़ें और टेस्ट जरूर लें। तो बात करते हैं आज के हमारे टॉप जो प्रश्न हैं, तो उनकी हम चर्चा करेंगे। हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये 45 क्वेश्चन है और ये 10 क्वेश्चन है कंप्यूटर की। ठीक है, तो बात करते हैं। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा कि 1800 ईस्वी में 1800 ईस्वी में 1800 ईस्वी में आज के राजस्थान को राजपुताना कहने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? हेकेट थे, ओलचिन थे, या जॉर्ज थॉमस है, या जेम्स टोड? बताइए भी। अच्छे तरीके से बेसिक क्वेश्चन आपके राजस्थान के भौतिक जो है प्रदेश से पूछे जाएंगे। तो 1800 ईस्वी की बात करेंगे तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा अपना? जॉर्ज थॉमस। क्या हो जाएगा? जॉर्ज थॉमस जो है हमारा आंसर हो जाएगा इसमें, बिल्कुल जॉर्ज थॉमस क्या है हमारा बिल्कुल आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान के हम नामकरण की बात करें, राजस्थान के नामकरण की हम बात करें, तो राजस्थान के नामकरण की बात करें तो सबसे पहले आपको पता है कि ऋग्वेद के अंदर इसका नाम मिलता है ब्रह्मावत। ऋग्वेद के अंदर इसका नाम मिलता है क्या? ब्रह्मावत। ये याद रखना है, क्योंकि पिछली बार कांस्टेबल में भी पूछा गया था। ब्रह्मावर्त मिलता है। दूसरा प्रश्न है कि वाल्मीकि ने इस राजस्थान प्रदेश का नाम क्या दिया था? वाल्मीकि ने कहा था मरुकानांतर। मरुकानांतर इसका नाम दिया था अपने किसने? वाल्मीकि ने। उसके बाद में एक शिलालेख आता है बसंतगढ़ का शिलालेख। कौन सा? बसंतगढ़ का शिलालेख। ठीक है, बसंतगढ़ का शिलालेख, उसमें इस राजस्थान का नाम मिलता है राजस्थानी द्वितीय। क्या मिलता है? राजस्थानी द्वितीय इसका नाम मिलता है। ये याद रखना है। बसंतगढ़ शिलालेख जो 625 ईस्वी पूर्व अपने विक्रम संवत की बात करें तो खीमल माता का मंदिर है सिरोही के अंदर। हिमल माता का मंदिर है सिरोही के अंदर, वहां से ये बसंतगढ़ शिलालेख मिलता है 625 ईस्वी, या हम बात करें विक्रम संवत 682 ईस्वी। उसके बाद में व्यक्ति आते हैं अपने पास, कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान को क्या नाम दिया था? रायथान। क्या नाम दिया? रायथान नाम दिया कर्नल जेम्स टोड ने, या इन्होंने रजवाड़ा नाम दिया, या राजस्थान नाम दिया, ये भी आपको याद रखना है। फिर राजस्थान जो है संवैधानिक मान्यता के अनुसार 26 जनवरी 1950 को आया। हम बात करें कि वह अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? 1 नवंबर 1956 को। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतनी डिटेल मैंने आपको बताई है, ये आपको याद भी रखनी है। और वैसे बात करें तो राजस्थान जो शब्द है
वो अपने एक व्यक्ति भी है, उन्होंने तो नैन्सी रिख्यात के अंदर भी मिलता है। तो इतनी डिटेल है, इसका आंसर डी हो जाएगा। आगे बात करते हैं 2 नंबर प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान की विश्व मानचित्र पर स्थिति के संदर्भ में सही नहीं है? कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। कर्क रेखा राजस्थान के मध्य भाग से होकर गुजरती है। भूमध्य रेखा राजस्थान के उत्तरी भाग से होकर गुजरती है। राजस्थान दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। बताइए भी, इसका सही आंसर की बात करेंगे तो कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी भाग से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे आपने राजस्थान देखा होगा, यहाँ से लगभग गुजरती है। यहाँ पे जिला आ जाता है एक तो अपना बांसवाड़ा, एक आ जाता है अपना डूंगरपुर। इन 2 जिलों से जो है कर्क रेखा हमारी गुजरती है। दोनों याद रखनी है आपकी। फिर हम बात करें राजस्थान के गोलार्ध की, तो किस किस गोलार्ध में है? सबसे पहले यहाँ पे हम बात करें तो राजस्थान ऊपर वाला हो जाएगा अपना उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ पे आ जाता है राजस्थान हमारा उत्तरी गोलार्ध में। फिर हम बात करें अक्षांशीय उत्तरी गोलार्ध की, हम बात करें पूर्वी गोलार्ध की। पूर्वी गोलार्ध की बात करें तो यहाँ पे देखिए देशांतरीय स्थिति के अनुसार पूर्वी गोलार्ध में, तो ये आ गया अपना पूर्वी गोलार्ध और ये आ गया अपना उत्तरी गोलार्ध। तो यहाँ पे हमारा राजस्थान आ जाएगा, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। फिर हम बात करें उत्तरी पूर्वी गोलार्ध की बात करें, यानी उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध की हम बात करें, ये आ गया उत्तर पूर्व गोलार्ध। यहाँ पे उत्तर पूर्व गोलार्ध, तो यहाँ पे हमारा राजस्थान अवस्थित है, आपको पता है। तो पूछा जाता है कि राजस्थान किस गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। सीधा पूछा जाए ऑप्शन में तो उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये स्थितियां हमारे राजस्थान की है, ठीक है। तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में हमारा राजस्थान आ जाएगा। आगे बात करते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सही कोट का चयन करना है। प्राचीन नाम दियो और वर्णन दियो है। देखिए अभी मैंने बात की, वैसे ब्रह्मावर्त की बात करें तो इसकी जो जानकारी मिलती है हमें कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से। कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद में राजस्थान का नाम क्या था? ब्रह्मावर्त था। मरुकरांतर की बात करें तो रामायण में वाल्मीकि द्वारा राजस्थान का वर्णन किया गया था। राजस्थान शब्द कर्नल जेम्स टोड द्वारा राज्य को कहा गया था और राजपुताना जॉर्ज थॉम्स के द्वारा 1800 ईस्वी में कहा गया था। ये चीजें सारी सही है और आपको याद भी रखनी है। तो इसका आंसर क्या होगा? एक का एक, यानी सी नंबर बिल्कुल आंसर हो जाएगा इसका। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि राजस्थान का मानक समय किस देशांतर रेखा से निर्धारित किया गया है? 70 डिग्री पूर्वी देशांतर, 75 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 82.5 पूर्वी देशांतर। अब बताइए भी, ये जो टेस्ट है 100% ये पटवार के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, वीडियो एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है और राजस्थान पुलिस के लिए तो है ही। आप यही टेस्ट, यही मैंने जो है टेस्ट में दिया, पहला टेस्ट जो मैंने डाला है यही इस प्रकार के प्रश्न डाले हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट जो पिछले पेपरों के हिसाब से मैंने देखकर ये प्रश्न डाले हैं इस प्रकार। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर की बात करें तो मानक समय हमारा, ठीक है। राजस्थान में अधिकतम वर्षा कहां से प्राप्त होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। इस प्रकार की ज्योग्राफी में प्रश्न देखने को मिलेंगे वहां पे आपको। दक्षिणी पूर्वी मानसून से, पश्चिमी मानसून से या उत्तरी दक्षिणी मानसून से। तो इसका आंसर होगा अपने दक्षिणी पश्चिमी मानसून से राजस्थान में अधिकतम वर्षा देखने को मिलती है, ठीक है। देखिए कॉलम फर्स्ट, चोटियों की उनकी कॉलम ऊंचाई के अनुसार बताना है हमें, चोटियां और ऊंचाई दी हुई है, ठीक है, अच्छे तरीके से। देखिए खो चोटी है जयपुर के अंदर, कहां पे है? जयपुर के अंदर खो चोटी है, ये अपने 920 मीटर। उसके बाद में रघुनाथगढ़ है, ये सीकर के अंदर है। रघुनाथगढ़ है सीकर के अंदर, ये है अपने 1000 मीटर, 1055 मीटर। गुरु सीकर है सिरोही के अंदर, 1727 मीटर है। और तारागढ़ है 885 अजमेर के अंदर। तो इस प्रकार इनका मिलान हो जाएगा। इस गुरु सीकर की ऊंचाई की बात करें 1727 मीटर। अगर आपसे फिट में पूछ ली जाए, एक बार बीएसटीसी के अंदर फिट में पूछ ली गई तो लगभग 5600 से 5700 फिट या 5800 फिट है हो जाएगा इसका, ठीक है। ये याद रखना है अपने गुरु सीकर चोटी का। तो खो चोटी जयपुर के अंदर है, रघुनाथगढ़ सीकर के अंदर है, तारागढ़ अजमेर के अंदर है, एक तारागढ़ बूंदी के अंदर भी है जो दुर्ग है, और गुरु सीकर है सिरोही के अंदर, ठीक है। तो इसके आंसर की बात करेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक का डी, यानी ए सी नंबर आंसर हो जाएगा इसका। राजस्थान की एक नदी के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों को सावधानीपूर्वक पढ़िए। नदी से संबंधित प्रश्न देखिए। यह ऋषभदेव के निकट बींसामेड़ा से उद्गित होती है, उद्मित हो यानी उद्गम होता है, यानी ऋषभदेव के निकट बींसामेड़ की पहाड़ियों से। गोमती और सारनी इसकी सहायक नदियां हैं। तो इसमें नदी की पहचान करनी है कि कौन सी नदी के बारे में ये विशेषता है, तो ये सोम नदी हो जाएगी। कौन सी? सोम नदी हो जाएगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए,
व्यास परियोजना राज्यों की संयुक्त परियोजना 1% यहां से पक्का आएगा। तो व्यास परियोजना की बात करें तो ये है पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। भी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की। ज्यादा तथ्य नहीं बता सकता क्योंकि टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाएगा। 100 प्रश्न है। अगला प्रश्न, राजस्थान में सफेद सीमेंट बनाने का पहला कारखाना 1984 में कहां स्थापित किया गया था? सफेद सीमेंट कारखाना पक्का प्रश्न आता ही आता है। ये अपने गोटन नागौर के अंदर है। भी कहां पे है? गोटन नागौर के अंदर है। ठीक है, डी नंबर आंसर हो जाएगा। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को क्या कहते हैं? ये भी रीट में पूछा गया था अभी, और ये फिर कांस्टेबल में आ सकता है। तो वालरा कृषि, याद रख लेना, वालरा कृषि। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी और दक्षिणी पहाड़ी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली कृषि की विधि को वालरा कृषि के नाम से जाना जाता है। वनों को जिलों से सम्मिलित करना है। जैसे शुष्क वन कहाँ पाए जाते हैं? सदाबहार वन, पक्का 1% आएगा, फिक्स है। सबसे पहले हम बात करेंगे शुष्क वन कहाँ पाए जाएंगे। देखिए ऑप्शन में, देखिए शुष्क वन की बात करें तो सीधा आपको पता है जैसलमेर में पाए जाएंगे। सदाबहार वन पाए जाएंगे माउंट आबू के अंदर। मिश्रित पतझड़ वन सी नंबर का हो जाएगा, 1 नंबर अलवर में पाए जाएंगे। और शुष्क सागवान, ठीक है, शुष्क सागवान का प्रश्न आता ही आता है, ये बांसवाड़ा के आसपास का क्षेत्र है। तो इसमें ए का हो जाएगा 4, ए का 4 हो जाएगा, बी का हो जाएगा 3, और सी का हो जाएगा 2, और डी का हो जाएगा, सी का हो जाएगा अपने अलवर 1, और यहाँ पे 2। ठीक है 4 3 1 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 फिर 3 1 2, यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा। सारे प्रश्न लेके आया हूं एकदम बिल्कुल जैसे कांस्टेबल के अंदर आया, एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? भी सर्वाधिक बाल लिंगानुपात यानी शिशु लिंगानुपात। ठीक है, इन शब्दों को समझना भी है। शिशु लिंगानुपात पूछा जाए, टोटल कितना है? अभी 888 है लिंगानुपात 2011 के अनुसार। इसने पूछा कि राजस्थान का सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे जयपुर हो जाएगा। बाल लिंगानुपात वाला जयपुर। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। सर्वाधिक कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला जयपुर हो जाएगा। सबसे कम जनघनत्व वाला जिला जयपुर जैसलमेर हो जाएगा, जिसका 17 है। ठीक है, ये चीजें साथ साथ में रट्टाफिकेशन करनी है आपको, क्योंकि एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, 1 मिनट रुकिए, सॉरी थोड़ा गलत हो गया पीछे वाला। इसका आंसर बांसवाड़ा होगा भी। हाँ, इसका आंसर बांसवाड़ा होगा। ठीक है, तो राजस्थान का सर्वाधिक बाल लिंगानुपात बांसवाड़ा में भी, सॉरी 3 नंबर आंसर कर लेना भी, डी नंबर। और यहाँ पे ये प्रश्न है कि राजस्थान किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है, तो इसका आंसर जयपुर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा। तो चलो हम थोड़ा बात कर ही लेते हैं, बाल लिंगानुपात से संबंधित हमने बात की। तो देखिए सर्वाधिक बाल लिंगानुपात बांसवाड़ा का हो जाएगा सर्वाधिक। देखिए 2001 की बात करूं तो बाल लिंगानुपात था अपने 909। कितना था? 909 था। वहीं बात करें 2011 के अंदर बाल लिंगानुपात हो गया अपना 888। ये याद रखने दोनों चीज। तो वर्तमान में ये है, कमी दोनों में कितनी आई? -21 की। ये भी पूछा जा सकता है। तो दोनों में कमी कितनी आई बाल लिंगानुपात में? वर्ष 2001 से 2011 के बीच में 21 की, -21 की कमी आई है। अब सबसे पहले मैं बात करूं सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाले, बांसवाड़ा हो जाएगा, जिसका लिंगानुपात है 934। ठीक है, अब मैं सर्वाधिक बाल लिंगानुपात वाले जिले बता देता हूं। एक है बांसवाड़ा। ठीक है, सबसे पहले बांसवाड़ा है, जिसका लिंगानुपात 933 है। 2 नंबर पे बात करूंगा प्रतापगढ़, नीचे वाले आ जाएंगे सारे। प्रतापगढ़ का है 928। उसके बाद में 3 नंबर पर है भीलवाड़ा। ठीक है, भीलवाड़ा उसका है 928। उसके बाद में 4 नंबर पर आ जाएगा उदयपुर। आजकल जो है तो 5 पूछते हैं, उदयपुर 924। उसके बाद में वैसे 4 याद रखने हैं। यह है सर्वाधिक बाल लिंगानुपात बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और उदयपुर का। ठीक है, उसके बाद में कम है झुंझुनू का 837 न्यूनतम बाल लिंगानुपात। आपसे पूछ ले शहरी बाल लिंगानुपात कितना है? शहरी बाल लिंगानुपात ये हो जाएगा 874। ये याद रखना है। आपसे पूछे ग्रामीण बाल लिंगानुपात कितना है? ग्रामीण बाल लिंगानुपात ये रट्टाफिकेशन करना ही पड़ेगा। जनसंख्या से संबंधित 2-3 प्रश्न आएंगे राजस्थान पुलिस में,
तो 892 हो जाएगा ग्रामीण बाल लिंगानुपात। ठीक है। और आपसे पूछे कि 2011 की तुलना में 2011 की तुलना में बाल लिंगानुपात वाले यानी बाल लिंगानुपात में वृद्धि किन जिलों में हुई है। वृद्धि की बात करें तो गंगानगर सबसे पहले आएगा। ठीक है, गंगानगर में, उसके बाद में हनुमानगढ़ में, और उसके बाद में जैसलमेर। इन 3 जिलों में क्या हुई है, बाल लिंगानुपात की वृद्धि हुई है 2001 की तुलना में। गिरावट वाले जिले पूछे तो दौसा, जयपुर, सीकर हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व तो कौन सा हो जाएगा, जयपुर। कितना है अभी जनसंख्या घनत्व, 595 अभी। अब देखिए यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर, सबसे पहले आ जाएगा जयपुर। ठीक है, उसके बाद में भरतपुर। ठीक है, भरतपुर का है सर्वाधिक है, और उसके बाद में दौसा का है। ठीक है, और उसके बाद में अलवर का है। ठीक है, तो कहीं से भी ऐसा नहीं है कि प्रश्न कैसा भी पूछा जाए। अब प्रश्न ये दे सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक जनसंख्या है। आपको जयपुर कौन नहीं मिलेगा और भरतपुर नहीं मिलेगा, आगे से देगा वो। जैसे सबसे पहले जिसका जैसे अलवर का है तो अलवर से स्टार्ट करेगा वो, अलवर, फिर दौसा, फिर 2 और मिलेंगे आपको। तो 5 याद रखने पड़ेंगे, 4 या 5 तो आपको याद रखने पड़ेंगे। दूसरा हम याद करते हैं कम जनसंख्या घनत्व वाले, जैसलमेर आपको पता है, रटा है आपने। उसके बाद में बीकानेर, क्योंकि उसको पता है कि इतने तो उसने रट रखे हैं स्टूडेंट ने, तो वो क्या करता है, यहाँ से स्टार्ट करता है। उसके बाद में बाड़मेर। ठीक है, उसके बाद में चूरू का हो जाएगा। ये चीजें आपको याद रखनी है। ये तो है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और चूरू, ये तो है कम जनघनत्व। जयपुर, भरतपुर, दौसा और अलवर, इनका क्या जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है कितना टोटल जनसंख्या घनत्व अपना, 200। कितना है, 200 है 2011 के अंदर, ये भी याद रखना है आपको। ठीक है, जनसंख्या घनत्व निकाला कैसे जाता है, पिछली बार लिंगानुपात का सूत्र पूछा था उन्हें, तो जनसंख्या घनत्व निकाला जाता है कुल जनसंख्या बटा में कुल क्षेत्रफल। ठीक है, ये भी याद रखना आपको, क्योंकि पिछली बार एनसीईआरटी आधारित इन्होंने दिया था डाटा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की ओर। कैला देवी मंदिर में कौन सा नृत्य किया जाता है, ढोल नृत्य, बिल्कुल गलत है। अग्नि नृत्य नहीं किया जाता, डांडिया नृत्य भी नहीं किया जाता, तो लांगूरिया नृत्य किया जाता है। याद रख लेना, कैला देवी का मंदिर है करौली के अंदर। कैला देवी का मंदिर है करौली के अंदर, और यहाँ पे जो है लांगूरिया नृत्य किया जाता है। ठीक है, कैला देवी मंदिर। डामोर जनजाति का निवास स्थान बताइए भी, एक एक टॉपिक से एक एक प्रश्न। डामोर जनजाति, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर। ऑप्शन आपको देखने हैं, देखो पहले यहाँ पे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, फिर टोंक दे दिया, तो पूरे ऑप्शन पढ़ के ही आंसर देना। कही है नहीं कि आपने डूंगरपुर देख लिया फिर चलो जल्दी से भर दो भी ऑप्शन। यहाँ पे गलती हो जाती है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर में डामोर जनजाति पाई जाती है। कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बारां क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली का नाम बताइए भी, तो हाड़ौती बोली। हाड़ौती बोली आ जाएगी कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के अंदर। ये हाड़ौती का तो प्रश्न आता ही आता है। ढूंढाड़ी बोली अपने जयपुर के आसपास का क्षेत्र आ जाता है। मेवाती बोली अपने अलवर के आसपास का, जो अलवर भरतपुर का आसपास का क्षेत्र है, वहां पे जो है मेवाती बोली बोली जाती है। ये हाड़ौती जो है ये कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ आ जाएगा। ठीक है, किशनगढ़ चित्रकला शैली, पक्का प्रश्न आता ही आता है, को चरमोत्कर्ष पर ले जाने का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है। उदय सिंह को, निहाल सिंह को, मूलचंद को, चंदन सिंह को। पक्का आएगा अभी प्रश्न ये, तो निहाल चंद। किशनगढ़ शैली निहाल चंद, पक्का पढ़ लेना भी। चार बेत राजस्थान की किस क्षेत्र की प्रसिद्ध लोक कला है, पक्का आता ही है। चार बेत कला का प्रश्न आए ये हो नहीं सकता। चार बेत कला टोंक की प्रसिद्ध है भी, याद रख लेना भी, टोंक की प्रसिद्ध है। कॉलम फर्स्ट और आभूषण दिए और कॉलम सेकंड में आपके शरीर के अंग है, तो इसमें बताना है कि कौन सा आभूषण कौन से शरीर के अंग में पहना जाता है। बड़ा गजब का प्रश्न है। सबसे पहले होलरी, जो पहले आपको आते हैं यहाँ से आपने पढ़ रखा है उनको पहले मिलान कीजिए। जैसे सबसे पहले हम बात करें मेहमद, आपने पढ़ रखा है, तो मेहमद आपको पता है सिर पर पहना जाता है, तो इसको मिलान कीजिए। फिर है फोलरी, फोलरी पहनी जाती है पैर में। फोलरी कहाँ पहनी जाती है, पेन में, पैर में। पंचलड़ी की बात करें तो ये आती है अपने गले के अंदर। और सुरलिया, सुरलिया पहना जाता है कान में, ये याद रखने भी। तो इसका आंसर होगा अपना
इसका आंसर क्या होगा? ए का सी, यानी डी नंबर आंसर होगा अभी। ठीक है, डी नंबर आंसर हो जाएगा। मांगीलाल मिस्त्री का संबंध किस कला से है? पक्का प्रश्न आता है, कावड़ कला से है, याद रख लेना। कावड़ कला से संबंध किसका है? मांगीलाल जी मिस्त्री का। सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना किसने की थी? सुप्रसिद्ध कायाबेली ग्रंथ की रचना दादू दयाल के द्वारा की गई थी, भी याद रख लेना। दादू दयाल जी के द्वारा कायाबेली ग्रंथ की रचना की गई थी। अकबर ने दिसंबर 1573 में प्रताप को समझाने के लिए किसे भेजा था? अब बात आ गई है 1573 की। 1572, फिर 1573, फिर 1573, फिर 1573, 4 व्यक्तियों को भेजा गया था। देखिए कौन कौन से हैं। अकबर ने दिसंबर 1573, देखो अभी एग्जामिनर ये पूछा गया है प्रश्न, तो टोडरमल जी को भेजा गया था 1573 को। इसका सूत्र याद रखना, एक जम और भट्टो। ठीक है, जम और भट्टो, टोडरमल लास्ट में आएंगे। पहले आएगा जलाल खां, ठीक है, जलाल खां आएगा। उसके बाद में मैं का मान सिंह, 1573 में मान सिंह। उसके बाद में भगवंत दास, ठीक है, ये सूत्र याद रख लेना, भगवंत दास जी को भेजा गया था। उसके बाद में भट्टो यानी टोडरमल जी को भेजा गया था दिसंबर में। ठीक है, किसको? प्रताप को, महाराणा प्रताप जी को समझाने के लिए कि आप हमारे साथ मिल जाइए। तो प्रताप ने अकबर की मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, अपने साहस पर डटे रहे, मुकाबला किया। इसी प्रकार आपको भी डटे रहना है एग्जाम में और तैयारी करते रहना है, तब तक सफल ना हो जाओ। टोडरमल इसका आंसर हो जाएगा। किस प्रतिहार राजा ने आदि वराह की उपाधि ग्रहण की थी? आता ही आता है, प्रश्न फिक्स है, मिहिर भोज। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार का शासक है मिहिर भोज को आदि वराह की उपाधि दी गई थी, ये आपको याद रखना है भी। निम्न में से किस शासक के राजकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ शिलालेख उत्कीर्ण करवाया गया था? ये करवाया गया था विग्रहराज चतुर्थ। इनका नाम दूसरा आता है बीसल देव। ठीक है, बीसल देव याद रखना है। कवि बांधव की उपाधि इन्हें दी गई थी, कवि बांधव की उपाधि, ये याद रखना है भी। अभी रेट में पूछा गया था कि इसमें जेल प्रेरी में कवि बांधव की उपाधि किसी दी गई? विग्रहराज चतुर्थ को, जिन्हें बीसल देव के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, चौहानों के शासक थे भी। राजस्थान में नोह सभ्यता भरतपुर में, याद रखने साथ साथ में। जोधपुरा सभ्यता जयपुर में, न कि जयपुर जोधपुर में। सुनारी सभ्यता झुंझुनू में। किस संस्कृति के हथियार व उपकरण मिले हैं भी इन सभ्यताओं से? ये आप कक्षा जो 10 की किताब है वहां पे देखोगे तो स्पष्ट लिखा हुआ है, लाइन सीधी की सीधी। तो ये लोह संस्कृति के स्थल है भी, लोह संस्कृति के स्थल है। नोह सभ्यता भरतपुर में, जोधपुर सभ्यता जयपुर में और सोनारी झुंझुनू में भी। नानाजी पटेल व साधु सीताराम दास राजस्थान के किस क्षेत्र के किसान आंदोलन थे भी? सारे टॉपिक से एक एक प्रश्न। बिजोलिया किसान आंदोलन, याद रख लेना, बिजोलिया किसान आंदोलन, नानाजी पटेल और साधु सीताराम दास, दोनों को याद रखना है भी। निम्न में से कौन सी रियासत एकीकरण के समय पाकिस्तान में मिलना चाहती थी भी? तो कौन सी हो जाएगी? टोंक रियासत, जो एक मुस्लिम रियासत थी, और जोधपुर रियासत, ये दोनों जो है एकीकरण के समय कहाँ पे जाना चाहती थी? पाकिस्तान के साथ। आज अगर मिल जाती तो बड़ा पछतावा होता इनको, सोचते होंगे। तो 2 ऐसी रियासतें हैं जो पाकिस्तान में मिलना चाहती थी एकीकरण के समय। एकीकरण राजस्थान का 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था, ये याद रखना है आपको। ठीक है, जिसमें 3 ठिकाने भी थे, 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे, और उनको ठिकाने लगाकर एकीकरण पूरा किया गया। किस चरण में अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली, यानी ABCD इन रियासतों को विरासत राजस्थान में मिलाया गया था? तो पंचम चरण के अंदर। किसमें? पंचम चरण के अंदर इन्हें मिलाया गया था। ठीक है, ये रियासतें थी पहली जो मत्स्य संघ बना था। ठीक है, प्रजामंडल आंदोलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और निम्न में से सही विकल्प चुनिए भी। अभी पूछा गया है ये साहित्यक ERO में, ये साहित्यक अपने जेल प्रेरी में। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के अथक प्रयासों से बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की गई। अब जिसको पता है ना कि बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी जी के द्वारा की गई थी, वो तो कर देगा। फिर कृष्णदत्त पालीवाल, जिसको पता है कि धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कृष्णदत्त पालीवाल के द्वारा की गई, तो इसमें दोनों बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। दोनों याद रख लेना, भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के द्वारा बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना की गई,
कृष्णदत्त पालीवाल के द्वारा धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई। दोनों चीजें याद रखनी है अभी। इसका आंसर होगा ए और बी, दोनों सत्य हो जाएंगे भी। ठीक है। सेठ जमनालाल बजाज, कपूर चंद पाटनी और हीरालाल शास्त्री किस प्रजामंडल के नेता थे भी? बड़ा गजब का प्रश्न है। जयपुर प्रजामंडल के। अब प्रजामंडल के प्रश्न ऐसा नहीं है कि जयपुर प्रजामंडल की स्थापना कपूर चंद पाटनी ने की थी। अब 2-3 व्यक्ति जो थे उनके सारों के नाम पूछे जाते हैं। सेठ जमनालाल बजाज, कपूर चंद पाटनी, हीरालाल शास्त्री थे जयपुर प्रजामंडल के अंदर। बीकानेर प्रजामंडल, मग्गाराम वेद। कौन हो जाएंगे? मग्गाराम वेद के द्वारा बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। मेवाड़ प्रजामंडल के अंदर थे माणिक्य लाल भी, माणिक्य लाल। अब बताइए कि जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? धौलपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था अभी? धौलपुर में राव रामचंद्र और हीरालाल के द्वारा धौलपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। दोनों व्यक्ति नाम याद रखने हैं। मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी को कहा जाता है। अब देखिए, इस प्रकार के प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। राजस्थान के राज्यों से संबंधित कुछ शब्दावलियां हैं। मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होता था? प्रधान होता था भी। कौन होता था? प्रधान होता था भी। मटक है, बिछायत है, चूसराई क्या है भी? बड़े गजब के प्रश्न लेके आया हूं, इस प्रकार के देखने को मिलेंगे। मटक है, बिछायत है, चूसराई, ये है राजस्थानी स्थानीय करों के नाम थे भी। राजस्थानी स्थानीय करों के नाम। काम प्रबोध व श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि ग्रंथों की रचना किस शासनकाल में हुई थी? ये अनूप सिंह के शासनकाल में भी। ठीक है। बीकानेर के शासक अनूप सिंह के शासनकाल में काम प्रबोध और श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि ग्रंथों की रचना की गई थी। अकबर ने किस जयपुर नरेश को फर्जंद की उपाधि प्रदान की? बताइए भी। अकबर ने किस जयपुर नरेश को फर्जंद की उपाधि धारण की थी? ये थे राजा मान सिंह। राजा मान सिंह को फर्जंद की उपाधि किसने दी? अकबर ने। ये पॉइंट आपको याद रखना है भी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना और सही उत्तर बताना है। खनिज दिए हुए हैं और खनन क्षेत्र पक्का एक प्रश्न आएगा, यहां से सीधा का सीधा पूछा जाएगा। सबसे पहले लोहा अयस्क, मैंगनीज, टंगस्टन, बेरिलियम। सबसे जो इंपॉर्टेंट खान्स है वो पढ़नी है। कहाँ पे पाई जाती है, किस जिले में? अच्छी तरीके से एक नोट्स बना लो और लिख लो, ताकि आप जैसे ही प्रश्न आए अच्छी तरीके से कर पाओ। बाकी मैं आपको कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज में अच्छे तरीके से एक एक टॉपिक के एक एक प्रश्न आपको क्लियर करवा दूंगा 15 टेस्टों के अंदर। तो इसमें लोहे अयस्क की बात करेंगे, काली पहाड़ी। ठीक है, लोहे अयस्क, काली पहाड़ी। दूसरा मैंगनीज, ये पाया जाता है अपने काला खुंटा, याद रख लेना भाई, काला खुंटा स्थान है। उसके बाद में टंगस्टन, टंगस्टन पाया जाता है रेवत पहाड़ियों पे। और बेरिलियम आ जाएगा सांगवाड़ा। ठीक है, इस प्रकार के नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। इसका आंसर होगा ए का 2, यानी बी का 4 था हमारा, यानी 3 नंबर आंसर हो जाएगा अभी। झामर कोटड़ा भंडार संबंधित है, यानी झामर कोटड़ा की खान कहाँ की किसके लिए प्रसिद्ध है? रॉक फॉस्फेट के लिए। आता ही आता है प्रश्न, झामर कोटड़ा खान पूछी जाती है, रॉक फॉस्फेट के लिए प्रसिद्ध है भी। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल के रूप में किसे और कब नियुक्त किया गया था? यह प्रश्न पूछा गया अभी। तो गुरमुख निहाल सिंह थे राजस्थान के प्रथम राज्यपाल, जिन्हें 25 अक्टूबर 1956 को जो है नियुक्त किया गया था, गुरमुख निहाल सिंह। ठीक है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है? राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है अनुच्छेद 153 के अंदर। ठीक है, राज्यपाल से संबंधित एक प्रश्न आएगा, मुख्यमंत्री से संबंधित और विधानसभा अच्छी तरीके से पढ़ने की, तीनों को अच्छी तरीके से पढ़ना है, एक एक प्रश्न आएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी? अनुच्छेद 164 के अंदर भी। ठीक है, यानी मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, अनुच्छेद 164 के तहत। किसने 2 अक्टूबर 1959 को नागौर राजस्थान में पंचायती राज की आधुनिक त्रिस्तरीय प्रणाली का उद्घाटन किया था भी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, सीधा सा आंसर है। तो एक याद रख लेना, अपने पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को, बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है। 24 अप्रैल को अपने पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। फिर है कि त्रिस्तरीय प्रणाली का उद्घाटन किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। इसमें कुछ समितियां हैं जो आपको अच्छे तरीके से पढ़नी है, 2-3 समितियां हैं, अच्छे तरीके से पढ़ लेना, चाहे नोट्स में लिख लेना, एक पक्की आएगी।
तो 2 अक्टूबर 1959 को नागौर के पास एक गांव है बगदरी, वहां से इसकी स्टार्ट होती है अभी। राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का अधिवेशन गठित करने के लिए गणपूर्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? ये विधानमंडल विधान परिषद अच्छे तरीके से पढ़ना यहाँ से आएगा। तो सदन का अधिवेशन गठित करना है तो हमें कितनी गणपूर्ति का प्रावधान करना पड़ेगा? गणपूर्ति का प्रावधान करने पड़ेगा किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 89 189 3, ठीक है। सुमित्रा सिंह राजस्थान राज्य की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन सी विधानसभा में बनी थी? अब आपको पता लग गया आपको पता है कि राजस्थान राज्य की पहली विधानसभा कौन है? सुमित्रा सिंह है। अब इसने पूछ लिया कि अध्यक्ष कौन सी विधानसभा से बनी थी ये, तो 12वीं विधानसभा से, ठीक है। डी नंबर आंसर हो जाएगा। इसमें बताना है सूची फर्स्ट के अंदर, सूची सेकंड के अंदर कुछ अभ्यारण्य है, उसको मिलान करना है हमें। बंद बारेठा अभ्यारण्य है भरतपुर के अंदर, 2 नंबर हो जाएगा। शेरगढ़ है 12 के अंदर, जो आपको पहले पता उनको मिलान कीजिए। रामगढ़ विषधारी है बूंदी के अंदर, और रामसागर वन विहार है धौलपुर के अंदर। शेरगढ़ कहाँ पे हो जाएगा? 12 के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का 2 कर लेते हैं हम, ठीक है। ए का 2 भरतपुर के अंदर है। रामसागर वन विहार है बी का 4 नंबर धौलपुर में। सी का हो जाएगा 3 नंबर, और डी का हो जाएगा 1 नंबर। 2 4 2 4 3 1 2 4 3 1, ये रहा 2 4 3 1 इसका आंसर हो जाएगा। 1946 में राजस्थान से भारत की संविधान निर्मात्री सभा में कितने सदस्य थे? 1946 में तो कितने भी? 11 सदस्य थे। अभी पूछा कि भारतीय संविधान के अंदर महिलाओं की संख्या कितनी थी? जेल प्रेरी में संविधान की महिलाओं की संख्या थी भी 15, ठीक है। ये याद रख लेना भी, 15 महिलाएं थी। राजस्थान की चौका प्रणाली का मुख्य उद्देश्य क्या है? चौका प्रणाली होता है कि पानी की कम उपलब्धता वाले क्षेत्रों में पानी के संसाधनों का प्रबंधन करना, ये होता है चौका प्रणाली। भी इस प्रकार के प्रश्न आएंगे आपकी। देखिए, अमरकटक पर्वत श्रेणी से निकलने वाली नदियां सभी दिशाओं में बहती है, जो निम्नलिखित में से किस प्रकार के जल अपवाह तंत्र प्रतिरूप का उदाहरण है? तो ये है अर्य, इस प्रकार का अर्य उदाहरण है भी। तो हमारे पास एक शब्द आया अर्य। अर्य अपवाह होता क्या है? अर्य अपवाह का मतलब क्या होता है कि अपकेंद्रीय अपवाह भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? अपकेंद्रीय अपवाह। मतलब क्या हुआ कि ये नदियां एक स्थान से निकलकर चारों दिशाओं में प्रभावित हो जाती है। चारों दिशाओं में क्या हो जाती है? प्रभावित हो जाती है, उसे कहते हैं अर्य, ठीक है। तो जैसे इसमें नदी की बात करें, एक तो अपने नर्मदा आ गई, ठीक है, और सोन नदी है और महानदी, ये क्या है? अर्य प्रवाह का निर्माण करती है दक्षिण भारत के अंदर अमरकटक पर्वत श्रेणी से निकलकर, ठीक है। यानी चारों दिशाओं में फैल जाती है, वो होता है अर्य अपवाह तंत्र। अगला प्रश्न, नदी और उद्गम बताना है। जैसे दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, और सोन नदी का उद्गम, कावेरी नदी का उद्गम, गोदावरी नदी का उद्गम बताना है अभी, क्योंकि ये टॉपिक है, पक्का प्रश्न आएगा यहाँ से नदियों से संबंधित, और एनसीईआरटी बेस इसी प्रकार का आएगा। लगभग तो मैं करवाऊंगा, लगभग आपको 1500 प्रश्न करवा दूंगा, तो लगभग यहाँ से प्रश्न आ जाएंगे, अच्छे तरीके से पढ़ लो, देखने को मिलेंगे वहाँ पे आपको। तो सबसे पहले दामोदर नदी का होता है छोटा नागपुर पठार, ये झारखंड में। सोन नदी का उद्गम होता है अमरकटक पठार से। कावेरी नदी का उद्गम होता है अपने ब्रह्मगिरी से, और गोदावरी का त्र्यंबक के समीप, आपको पता ही अच्छे तरीके से। तो मेरे साथ चलोगे तो आपको क्या है, अच्छे तरीके से तैयारी होगी, और टॉपिक्स आप पढ़ते जाइए अच्छे तरीके से। टेस्ट जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, ये लगभग तो प्रश्न आए हुए हैं, ठीक है, ये सीधे छपेंगे आपके एग्जाम में। अभी जेल परेड में मैंने देखा 20 प्रश्न आए राजस्थान जीके के, 20 के 20 सेम रिपीट हुए हैं, जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने आज तक पूछे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कुछ मैंने एनसीईआरटी बुक से बना रहा हूँ ताकि आपके क्वेश्चन बाहर ना जाए। तो 2 3 और 4 1 बी नंबर आंसर हो जाएगा। ये देखो, नमचा बरवा शिखर है, ये नामचा बरवा शिखर हिमालय के निम्न में से किस क्षेत्र में है? नामचा बरवा है अरुणाचल हिमालय के अंदर है भी। कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश के अंदर है ये नामचा बरवा शिखर, ठीक है। रोहतांग दर्रा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सारे प्रश्न लेके आए हूं, ये भी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा, ठीक है, याद रख लेना। निम्न में से वह राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है?
अरुणाचल प्रदेश से असम की लगती है, नागालैंड की लगती है, भूटान की भी लगती है, लेकिन मणिपुर की सीमा इस अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा नहीं लगती है। ठीक है, भूटान मणिपुर की ये नीचे आ जाता है यहाँ पे। असम की राजधानी दिसपुर लगती है, नागालैंड की राजधानी कोहिमा लगती है और थिम्पू भूटान की राजधानी है। तो ये भी चीज़ें प्रश्न कई बार बेसिक पूछ लिए जाते हैं। पोंगेंग तस्सो झील हिमालय के निम्नलिखित में से किस उपखंड में पाई जाती है? अब देखो ये प्रश्न पूछा गया है, पेंगोंग तस्सो झील हिमालय। अब पहलगाम के अंदर हमला हुआ है आतंकवादियों का, यहाँ से पक्का प्रश्न आएगा। याद है, पूछा जाएगा कि पहलगाम कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है, या इसके आसपास कोई नदियाँ बहती है, या आसपास कोई पर्यटन स्थल है, या कोई चीज़ है, वो पक्का प्रश्न एग्जाम में आएगा पहलगाम से संबंधित। तो पहलगाम नाम याद रखना है सबसे पहले, तो ये अपने जम्मू कश्मीर के अंदर है। ठीक है, फिर है कि पेंगोंग तस्सो झील कहाँ पे है, ये है अपने कश्मीर, लद्दाख या उत्तर पश्चिमी हिमालय। अब आपको जम्मू कश्मीर के बारे में, लद्दाख के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, वहां से प्रश्न बनेगा ही बनेगा। निम्नलिखित में से किसमें न केवल स्रोत है बल्कि तत्कालीन सामाजिक और राजनीतिक वातावरण को दर्शाते हुए उनके पाठ के अनुष्ठान भी है, किसके अंदर है भी? तो यजुर्वेद के अंदर हो जाएगा। ठीक है, इतिहास से भी प्रश्न आएंगे। निम्नलिखित में से किस गुप्त सम्राट को विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी? ज्यादा हार्ड नहीं आएंगे, ल्यूसेंट को अच्छी तरीके से पढ़ दीजिए आप। चंद्रगुप्त द्वितीय आ जाएगा इसमें, चंद्रगुप्त द्वितीय आ जाएगा। गुप्त सम्राट पूछा यहां से, तो विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय को मिली थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन 14वीं शताब्दी का एक कवि था? देखो भाई, 14वीं शताब्दी का अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की बात करें, ये 14वीं शताब्दी के एक कवि माने जाते हैं। इसमें बताना है, देखिए हमें बताना है किसने कौन सा किला या बनवाया था। देखिए इल्तुतमिश ने क्या बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने और शेर शाह सूरी के सारे महत्वपूर्ण शासक हैं। तो इल्तुतमिश के द्वारा कुतुबु मीनार बनाई गई थी। इल्तुतमिश के द्वारा कुतुबु मीनार बनाई गई थी। इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। ठीक है, और इस इल्तुतमिश ने एकता प्रणाली की भी शुरुआत की थी इल्तुतमिश के द्वारा। फिर अलाउद्दीन खिलजी की बात करें, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या बनवाया था? सीरी का निर्माण करवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो इसने दौलताबाद का निर्माण करवाया, और शेर शाह सूरी की बात करें तो इसने पुराना किला बनवाया था। ठीक है, इसमें हमें बताना है अभी। तो इसका आंसर की बात करें, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 34-12 यानी 3-4-1-2। ठीक है, शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह कहाँ पे है? शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की दरगाह है दिल्ली के अंदर है भी, लगभग दिल्ली के अंदर ही होती है इनकी मस्जिद जो भी है। मेवात में 1857 की क्रांति के दौरान किसके नेतृत्व प्रदान किया था? मेवात में 1857 की क्रांति के दौरान किसने नेतृत्व प्रदान किया था अभी? तो सदरुद्दीन है। ये नए प्रश्न हैं, दोनों अच्छे तरीके से पढ़ लेना। पटवारी के विद्यार्थी तैयारी करें तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। भारत में कौन सा अधिनियम बच्चों को इंटरनेट पर यौन अपराधों और शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है? अब आगे अपने महिलाओं बाल अपराध से संबंधित, तो सीधा आपको पता है पोक्सो एक्ट है। ठीक है, यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा, पोक्सो अधिनियम, ये आपको याद रखना है। बच्चों को इंटरनेट पर यौन अपराधों के शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। भारत में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी 2017 के अंदर, याद रखना है 2017 के अंदर इसकी शुरुआत हुई थी। ये भी आपको चीज़ें याद रखनी है। अगला प्रश्न देखिए क्या है। विशाखा बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण में, विशाखा बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी विशाखा गाइडलाइन का संबंध है। तो इसका संबंध किससे हो जाएगा? यौन उत्पीड़न को रोकना। क्या है? यौन उत्पीड़न को रोकना। ये विशाखा बनाम राजस्थान सरकार प्रकरण है, ये 1997 का एक जो है 1997 है, अभी 92 नहीं, 1997 का एक प्रकरण है जिसमें कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित है ये। ठीक है, ये जो है सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले पर सुनवाई की गई थी और जारी की गई थी गाइडलाइन। तो ये यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए ये गाइडलाइन बनाई गई थी। राजस्थान में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए मुखबिर योजना कब प्रारंभ की गई थी? मुखबिर योजना कब प्रारंभ की गई थी? ये 30 जुलाई 2012 को भी याद रख लेना।
राजस्थान में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए मुखबिर योजना 30 जुलाई 2012 को स्टार्ट की गई थी कन्या भ्रूण हत्या को रोकने। याद रख लेना, हो सकता है एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए 30 जुलाई 2012 को कौन सी योजना चलाई गई, तो मुखबिर योजना। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। महिला बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित सवाधार योजना का संबंध किस समुदाय से है, ये भी महिलाओं से। भी सवाधार योजना ये भी महिलाओं से संबंधित है। सती यानी निवारण अधिनियम 1987 की धारा 6 के अनुसार सती से संबंधित अपराधों को रोकने की शक्ति किसे दी गई है, ये जिला मजिस्ट्रेट को दिया गया है। किसको दी गई शक्ति, ये धारा 6 में है, याद रखना है। धारा 6 के अनुसार सती संबंधित अपराधों को रोकने के लिए जिला मजिस्ट्रेट को यह शक्ति दी गई है। ये अधिनियम याद रख लेना, सती प्रथा यानी निवारण अधिनियम 1987। पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीकी यानी PCPNDT याद रख लेना, पक्का प्रश्न आएगा इससे संबंधित। अधिनियम 1994 की धारा 2 BC के अनुसार भ्रूण का अर्थ है उस मानव जीव से जिसका समय गर्भ से निषेचन या सर्जन के बाद से शुरू होकर किसी भी ऐसे समय को छोड़कर जिसमें इसका विकास निलंबित हुआ हो, उसके जन्म पर समाप्त होता है। तो ये 27वें दिन। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया कांस्टेबल में पिछली बार। देखो इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। ठीक है, तो 27वें दिन हो जाएगा। मैग्नीशियम के एक पतले फीते रिबन के टुकड़े के एक सिरे को साफ करके उसमें मोमबत्ती की ज्वाला के निकट लाए तो ये जलती है, तो चमकदार सफेद प्रकाश के साथ। अब साइंस के प्रश्न आ गए कि मैग्नीशियम के एक पतले फीते यानी रिबन के टुकड़े को हम एक सिरे से जलाएं तो उसमें किस प्रकार की ज्वाला निकलेगी, चमकदार सफेद प्रकाश के साथ ज्वाला। निम्न में से कौन सा कथन सही है इनमें से, तो इसमें बर्फ का पिघलना एक रासायनिक परिवर्तन है, क्या बिल्कुल सही है। दूध से दही बनना ये एक रासायनिक परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। लोहे में जंग लगना एक रासायनिक परिवर्तन है, ये भी बिल्कुल सही है। जल में लवण का घुलना एक भौतिक परिवर्तन है, क्या ये सही है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये भौतिक परिवर्तन है बर्फ का पिघलना। ठीक है, और ये गलत हो जाएगा, तो B, C और D यहाँ से एक प्रश्न आएगा। बाकी मैंने जेल प्रेरी के लिए 222 प्रश्नों की एक अच्छी क्लास लगाई हुई है, वो क्लास लगा लेना। पटवार कांस्टेबल वीडियो के अंदर एक प्रश्न बाहर नहीं जाएगा आपका। इसका आंसर हो जाएगा केवल B, C और D। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है, इनमें से एक प्रश्न पक्का आएगा यहाँ से। मिश्र धातु नहीं है तो कैंडियम, कांसा है, ब्रॉन्ज मेडल है, पीतल है, ब्रोस है और स्टेनलेस स्टील, ये क्या है, एक मिश्रण से बने होते हैं। कैंडियम एक धातु है। ठीक है, सीधी ये आपको याद रखना है। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे हम बात करें कांसा की, तो कांसा किससे मिलकर बना होता है, प्रश्न पूछा जाए। इसमें तांबा मिलाया जाएगा, प्लस में टीन मिलाया जाएगा। ठीक है, तांबा प्लस में टीन मिलाकर इसका निर्माण किया जाता है। दूसरा हमारे पास है पित्तल। पित्तल की बात करें, पित्तल के अंदर तांबा और जस्ता दोनों अच्छे याद रखनी है, तांबा और जस्ता मिलाया जाता है। ठीक है, पित्तल के अंदर। और स्टेनलेस के अंदर 3 चीज़ें मिलती है। स्टेनलेस के अंदर लोहा, ठीक है, एक तो लोहा मिलेगा इस स्टेनलेस स्टील के अंदर, दूसरा इसमें क्रोमियम मिलेगा। ठीक है, क्रोमियम, और तीसरा निकेल। इन तीनों चीज़ों से मिलकर बनता है अपना स्टेनलेस स्टील। ठीक है, जो मिश्र धातु है और जो अपनी जंगरोधी क्षमता के लिए जाना जाता है स्टेनलेस स्टील। ठीक है, कैंडियम में आ गया, तो तीनों याद रखना है। कांसा तांबा प्लस टीन से, पीतल है तांबा प्लस जस्ता से, स्टेनलेस स्टील होता है लोहा क्रोमियम और अपने इससे बनता है। ठीक है, निकेल से। तीनों चीज़ें अच्छी तरीके से याद रखनी है। एक अप है जर्मन सिल्वर, ये भी क्या है, एक मिश्र धातु है। जर्मन सिल्वर ये किससे बनी होती है, अपने तांबा, और इसमें मिला होता है जस्ता, एक होता है अपने निकेल। ठीक है, इससे बना होता है जर्मन सिल्वर। तो तीनों चीज़ों याद रखनी है तीनों। निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक तन्य धातु है, निम्न में से सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी हो जाएगी, सोना हो जाएगा यहाँ पे। सर्वाधिक तन्य धातु कौन सी हो जाएगी यहाँ पे, सोना हो जाएगा। ठीक है, केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी, रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। याद रख लेना, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई। हमारा शरीर किस पीएच रेंज श्रेणी में काम करता है भी, ये करता है अपने 7.0 से लेकर 7.8 पीएच मान तक काम करता है। ठीक है, अगला प्रश्न, एक अम्ल
देखिए नीला आएगा यहाँ पे, नीला और लाल। एक अम्ल है वो नीले लिटमस पत्थर को क्या करेगा, लाल करेगा, लाल में बदल देगा। नीला क्या बदलेगा, लाल में बदल देगा। ठीक है। दूध से क्रीम, दही से मक्खन का निकालना किस सिद्धांत पर कार्य करेगा भी, ये हो जाएगा अपकेंद्रीय बल। पक्का आता है भी प्रश्न ये। दूध से क्रीम निकालना और दही से मक्खन निकालना ये अपकेंद्रीय बल पर काम करता है भी। ठीक है। निम्नलिखित में से सुमेलित करना है। स्थानांतरण कृषि के नाम व देश, एक प्रश्न पक्का आएगा। तो ये देश है वहां पे कृषि की जाती है, स्थानांतरण कृषि। जैसे तुंगिया, चेन्ना और मिल्पा और रे, ये सारे कृषि के नाम है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, तुंगिया कृषि की जाती है म्यांमार के अंदर, तुंगिया म्यांमार के अंदर। चेन्ना जो की जाती है वो है श्रीलंका के अंदर। मिल्पा ये आपको याद ही होगा, मेक्सिको के अंदर मिल्पा मेक्सिको। रे ये वियतनाम के अंदर। मिल्पा और वे याद रखना है, मिल्पा मेक्सिको के अंदर, रे है वियतनाम के अंदर। बाकी अगले टेस्ट आएंगे इसमें उसी प्रकार हम धीरे धीरे सारे डाल देंगे। तो इसमें DAC भी आंसर हो जाएगा। बरमुंडा त्रिभुज कहाँ पे स्थित है अभी, बरमुंडा त्रिभुज है उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंदर। बरमुंडा त्रिभुज याद रख लेना, उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंदर है अभी। ठीक है। हरित ग्रह प्रभाव संदर्भित करता है, ये करता है वायुमंडलीय गैसों की ऊष्मा को अवशोषित कर ग्रह को गर्म करने की क्षमता को। ठीक है, इसका काम होता है। मॉरिशस द्वीप कहाँ पे स्थित है अभी, हिंद महासागर में है। हिंद महासागर में है मॉरिशस द्वीप। हिंद महासागर M आकृति का महासागर है, आपने देखा होगा इस प्रकार भारत के नीचे M आकृति का महासागर। चकमा जनजाति का संबंध किस देश से भी, चकमा दे सकती है ये बांग्लादेश की जनजाति, एक चकमा जनजाति। हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा पिनाका मिसाइल के पराक्रम का डेमोस्ट्रेशन कहाँ किया गया। अब आगे करंट के प्रश्न अच्छे तरीके से पढ़ लेना इनको। तो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर के अंदर भी, राजस्थान का प्रश्न है। पिनाका मिसाइल का पराक्रम जो है दिखाया गया था, पोखरण फील्ड फायर है अपने फायरिंग रेंज है जैसलमेर के अंदर। ठीक है। राजस्थान के पहले खिलाड़ी कौन है जिन्होंने गुवाहाटी में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। तो संस्कार सारस्वत, याद रख लेना, पक्का प्रश्न आएगा। राजस्थान के पहले खिलाड़ी आए हैं जिन्होंने गुवाहाटी के अंदर हुआ था खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी बैडमिंटन प्रतियोगिता, वहां पे इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये प्रश्न आ सकता है भी। ठीक है, B नंबर आंसर हो जाएगा। कर्म भूमि से मातृभूमि अभियान किस पहल से प्रेरित है। अभी एग्जाम हुआ था ये, शायद तक कृषि का था, एग्रीकल्चर का, वहां पे पूछा गया था कर्म भूमि से मातृभूमि। तो ये है कैच द रेन, किसकी पहल है ये, कैच द रेन पहल से प्रेरित हुआ है, कैच द रेन अभियान से। लेफ्टिनेंट जनरल श्री पद्म सिंह शेखावत को कौन सा सैन्य पुरस्कार मिला है। तो इन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था। लेफ्टिनेंट जनरल है श्री पद्म सिंह शेखावत। राजस्थान में सक्षम 2025 अभियान का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया। ये भाई किया गया था अपने पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया गया था, याद कर लेना, सक्षम 2025 अभियान। 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते भी। 38वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान ने कुल कितने पदक, 43 पदक जीते थे, याद रख लेना, 43 पदक जीते थे भी। गिव अप अभियान किससे संबंधित है, यह चर्चा में चल रहा है तो पक्का प्रश्न आएगा। यह है खाद्य सुरक्षा योजना से अपात्र व्यक्तियों का नाम हटाने से संबंधित है भी। ठीक है, C नंबर आंसर हो जाएगा। और ये गिव अप कर लेना भी, जिसके पास जमीन है, आमदनी है भी। ठीक है, गिव अप हो जाना। अगला प्रश्न देखिए, पंच गौरव कार्यक्रम, ये भी महत्वपूर्ण चल रहा है अभी वर्तमान में। जयपुर जिले का कौन सा खेल चिन्हित किया गया इस पंच गौरव के अंदर। तो ये भी याद रख लेना, कबड्डी गेम भी। ठीक है, ये प्रश्न आएगा अभी, पंच गौरव कार्यक्रम चल रहे हैं। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF के नए महानिदेशक DG कौन बने हैं। तो ये बने हैं भी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह भी, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बने हैं CRPF के महानिदेशक। 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है। तो ये जीता था भी मेडिसन कीज ने, याद रख लेना, मेडिसन कीज ने 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल खिताब जीता। बाकी आपको डेली करंट की क्लास मिलती है प्रताप क्लासेस पर, वहां पे ज्वाइन कर लीजिए। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है। यह किया गया है अपने सिक्किम के अंदर। यह भी प्रश्न पूछा गया अभी, भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन केंद्र सिक्किम राज्य के अंदर
अगला प्रश्न, आईसीसी पुरुष T20 टीम ऑफ द ईयर 2024 का कप्तान किसे चुना गया? भी किसको चुना गया है? रोहित शर्मा को, ठीक है। और T20 में 600 छक्के लगाने वाले, अभी जेल प्रेरी में पूछा गया, भी T20 में 600 छक्के लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? अपने रोहित शर्मा भी, ठीक है। अगला प्रश्न, आरबीआई के वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान कितना है? पक्का प्रश्न आएगा कांस्टेबल में, एक आएगा इससे संबंधित, जीडीपी से संबंधित। तो 6.6% भी, ठीक है, 2024-25 में। 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा का खिताब किसने जीता है? भी तो ये विजय वीर सिद्धू के द्वारा जीता गया। ये हुई थी 67वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप पुरुषों की, जिसमें 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा के अंदर इन्होंने खिताब जीता है भी, ठीक है। राजस्थान में अटल सेवा केंद्र का कहाँ आयोजित है? ये कहाँ पर स्थित है? ये ग्राम पंचायत स्तर पर खोली जाएंगे भी, ठीक है। कंप्यूटर का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? भी फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को। सही आंसर क्या होगा? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है, ठीक है, याद रख लेना भाई। सही आंसर क्या होगा? चार्ल्स बेबेज को, क्योंकि इन्होंने एनालिटिकल इंजन 1837 में डिजाइन किया था, जो आधुनिक कंप्यूटर का आधार बना, ठीक है। तो चार्ल्स बेबेज का कंप्यूटर है एनालिटिकल इंजन, ठीक है। अगला प्रश्न, रैम और रोम में क्या अंतर है? भी रैम और रोम में क्या अंतर है? भी तो दोनों ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। रैम एक अस्थायी मेमोरी है और रोम स्थायी मेमोरी है। रैम रीड राइट मेमोरी है, रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी है। दोनों बिल्कुल कथन है सही हो जाएंगे। जो रैम होती है, रैम की बात करें तो जैसे वोलेटाइल, इसे क्या कहते हैं? वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी रैम को कहा जाता है, यानी बंद होते ही डेटा खत्म हो जाता है, ठीक है। और रोम होता है नॉन वोलेटाइल। दोनों शब्द याद रख लेना। रोम होता है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, यानी डेटा इसमें स्थायी रहता है, केवल पढ़ सकते हैं इसके अंदर, हम केवल डाटा पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न भी, कीबोर्ड पर फंक्शन कीज यानी F1 से लेकर F12 की संख्या कितनी होती है? भी तो कितनी हो जाएगी? 12 ही होती है, ठीक है, 12 होती है, याद रख लेना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, GIMP किस सॉफ्टवेयर का ओपन सोर्स विकल्प है? GIMP यानी GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए अबोव फोटोशॉप, जो आप फोटो बनाते हो, 1 नंबर आंसर हो जाएगा। किसी वर्कबुक में सीट पर टॉप, बॉट्स, लेफ्ट, राइट आदि का सेट करने के लिए किस टैब का प्रयोग किया जाता है? किस टैब का प्रयोग किया जाता है भी बताइए। तो इसमें मार्जिन टैब का उपयोग करेंगे हम। कोई वर्कबुक है, उस पर सीट पर, कोई वर्कबुक पर हम सीट पर काम करें तो टॉप और बॉट्स और लेफ्ट राइट करने के लिए हमें मार्जिन का उपयोग करना पड़ेगा। इस कमांड की सहायता से किसी भी सेल में उसकी चौड़ाई से ज़्यादा टाइप किए गए टेक्स्ट को उसकी चौड़ाई के अंदर व्यवस्थित कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा भी, इसका आंसर होगा जस्टिफाई, 3 नंबर आंसर हो जाएगा। एक प्रस्तुति में स्लाइड को पेश करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले विशेष प्रभावों को क्या कहा जाता है? उसे कहेंगे हम ट्रांजिशन। एक प्रस्तुति में स्लाइड को पेश करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जो विशेष प्रभाव को कहते हैं ट्रांजिशन। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को प्रिंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? Ctrl+P, कंट्रोल प्लस में P हो जाएगा अभी। फिर अगला प्रश्न है, ALU का पूर्ण रूप क्या है? ALU का पूर्ण रूप है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, यानी A नंबर आंसर हो जाएगा ALU का पूर्ण रूप। एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा शुरू होता है, कहाँ से होता है? तो C नंबर आंसर हो जाएगा, इक्वल यानी बराबर से स्टार्ट होता है, ठीक है। WWW का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, ऑप्शन अच्छे तरीके से देख के आंसर देने हैं। तो वर्ल्ड वाइड वेब, यानी C नंबर आंसर होगा, वर्ल्ड वाइड वेब इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, WWW का। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर को खोलने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है?
विंडो है और ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल को एक्सप्लोरर को खोलने के लिए किस कीबोर्ड का प्रयोग करेंगे हम? इसमें हम विंडो लोगो कुंजी प्लस में ई का प्रयोग करेंगे। 1 नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है। विंडो में रिसाइकिल बिन का उपयोग किस लिए होता है? विंडो के अंदर रिसाइकिल बिन का प्रयोग किस कारण होता है? तो अस्थायी रूप से हटाई गई फाइलों को संग्रहित करने के लिए। ठीक है। तो आज के ये हमारे जो है टोटल 100% थे वैसे, तो 1-2% ऊपर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ना है हमें, तैयारी करनी है। आज के 100 क्वेश्चन आपको कैसे लगे और जिन साथियों ने हमारी टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ले रखी है उनको टेस्ट कैसे लगे, हमें क्या और नया डालना चाहिए, क्या इसमें चेंज करना चाहिए, ये आपका भी हक बनता है हमें बताने के लिए। आप कमेंट में ज़रूर लिखिए कि किस प्रकार हम थोड़ा और बदलाव कर सकते हैं और कैसे टेस्ट डाल सकते हैं, क्योंकि आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो आपको और भी नॉलेज होगा। लगभग तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमने टेस्ट ऐसे बनाए हैं कि प्रत्येक टॉपिक आपका कवर होगा, आपको पता भी चलता जाएगा कि आपने 150 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। बाकी आप जब तक आप ये टेस्ट सीरीज लोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है। बिना टेस्ट के माध्यम से आप तैयारी नहीं कर सकते, बिना अभ्यास के माध्यम से। 15 टेस्ट पेपर है, आपको ऐसा अनुभव नहीं होगा कि हमने तैयारी नहीं की। तैयारी ऐसी होगी और अच्छी तरीके से टेस्ट भी करेंगे। इसमें आपको सारा टॉपिक मिलेगा। मैथ के भी हमने डाले हैं ताकि आप बेसिक मैथ कर पाओ, रीजनिंग के डाले हैं, कंप्यूटर के हैं, महिला बाल विकास के। इसी माध्यम से मैं ये टेस्ट लेके आया हूँ ताकि आप पढ़ सको इन प्रश्नों को और टेस्ट कर सको। ठीक है। तो 150% मिलते हैं। टेस्ट हमने 2 डाल दिए हैं, जिन विद्यार्थी ने नहीं लिया ले लो, और मात्र 100 रुपये में मिल जाएगा। 100 रुपये में आपको 15 टेस्ट मिल रहे हैं और साथ में करंट सब जितना भी है जो एग्जाम में आएगा वो सब फ्री मिल रहा है। तो प्रताप क्लासेस ऐप को डाउनलोड करो, अच्छे तरीके से तैयारी करो और अभी से जुट जाओ। अभी भी आपके पास टाइम है। जिन साथियों ने 12वीं प्लस कर रखी है, अगर आप टेस्ट भी करते हो ना तो आपके लगभग 50 से 60% तैयारी हो जाएगी टेस्ट के माध्यम से। देखो, क्योंकि 15 टेस्ट हैं, 15 टेस्ट में आपको लगभग 1500 से ऊपर प्लस पर्सन बन जाएंगे और यहाँ से लगभग पर्सन सीधे एग्जाम में आ जाएंगे आपके। तो आप अच्छी तरीके से करो और प्रयास करो। बाकी आप यूट्यूब पर जो मैं क्लास लगा रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से देख लो, पता चल जाएगा किस प्रकार के हमारे टेस्ट में क्वेश्चन डाले गए हैं। सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मिलते हैं अगले मॉडल टेस्ट पेपर के साथ में। तब तक के लिए अच्छी तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।